Hello dear students, hope you are doing well. Okay children, today we are doing the back exercises of chapter 3, Nadan Dost from Vasant textbook. Let's do the question answers first. Page number 19. प्रश्न अभ्यास संस्मरण से पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। उत्तर, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। पर उनके इन सवालों का जवाब देने वाला कोई ना था, क्योंकि उनकी अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत ना थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। इसीलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। उत्तर, दोनों बच्चे चिड़िया के अंडों से अब तक बच्चे निकल आने का अनुमान लगाकर उनकी सुरक्षा और देखभाल के विषय में चिंतित थे। इसी प्रयास में केशव ने अपनी बहन श्यामा को चीथड़े लाने को कहा, ताकि उन्हें तिनकों के ऊपर बिछाकर अंडों को आराम दे सके। इसी प्रकार टोकरी उन्हें छाया देने के लिए तथा दाना पानी उनके भोजन का प्रबंध करने के लिए मंगाकर कार्निस पर रख दिए। तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। उत्तर, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों के बारे जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। साथ ही वे उन अंडों की रक्षा व देखभाल भी करना चाहते थे, लेकिन उन नादान बच्चों को यह मालूम नहीं था कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। इसी कारण चिड़िया ने उन्हें कार्निस से नीचे गिरा दिया था और वे टूट गए थे। इस प्रकार अंडों की रक्षा करते करते केशव व श्यामा ने से बहुत बड़ी नादानी हो गई थी। आगे है कहानी से आगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। उत्तर, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि अब तक अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि चिड़िया को सारे बच्चों का पेट भरने के लिए दाना कितनी मुश्किल से मिलेगा। उनके सिर पर छत भी नहीं है तो प्यास भी उन्हें तड़पाती होगी। इस प्रकार उन्होंने उनके सिर पर कपड़े की छत डालकर घोंसले में पानी की प्याली और थोड़े से चावल रखने का फैसला किया। अब इसका जो दूसरा भाग है प्रश्न का, यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। इसका प्रश्न आप स्वयं सोचकर इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए ही करने के लिए है। इसके आगे है अगला, इसके दूसरा प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने भी किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। उत्तर, माँ यदि जाग रही होती तो दोपहर में बच्चों को ना तो बाहर निकलने देती और ना ही उन्हें चिड़िया के अंडे छूने देती। इसीलिए केशव व श्यामा ने उनके सो जाने का इंतज़ार किया। माँ के पूछने पर दोनों ने
पिटाई के डर से दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। आगे तीसरा प्रश्न है, तुम इस कहानी का क्या शीर्षक नाम देना चाहोगे? तो इसके लिए भी आप स्वयं ही आप सोच सकते हैं कि न्याय इसको क्या हेडिंग दिया जा सकता है, इसके नादान दोस्त के अतिरिक्त और क्या दिया जा सकता है। तो उसके आगे है भाषा की बात। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले है पहला प्रश्न, हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कहने वाला मीन्स फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जो जिस तीसरे के विषय में बात हो रही हो दैट इज थर्ड पर्सन। तो नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचिए। तो आपने अंडरलाइन करने हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए किया है, हम पढ़ते हैं यहाँ से। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा, तो उन्होंने, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। तो उनकी पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, उसने, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो आप और मुझे भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तो यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो आप जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं, आप भी अपने मन से कोई 4 विशेषण ऐसे ही ढूंढो, अपने मन से आप सोच सकते हैं और उनके फिर आपने वाक्य भी बनाने हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो होनहार बालक, तो होनहार यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। तो राम बड़ा होनहार बालक है, लाइक दैट आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, कोई भी आप उदाहरण भी ले सकते हैं। फिर कोई और उदाहरण जैसे परिश्रमी व्यक्ति, तो परिश्रमी व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं, तो यहाँ पे परिश्रमी इज गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही आप और सोच सकते हैं, जैसे बड़ा विद्यालय, तो बड़ा इज गुणवाचक विशेषण। तो हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, या मैं एक बड़े विद्यालय में पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद है एक और उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा, छोटा इज गुणवाचक विशेषण। तो छोटा बच्चा रो रहा है या हंस रहा है, इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है, केशव ने झुंझलाकर कहा। आगे, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। तीसरा है, केशव घबराकर उठा। चौथा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। अगला है, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो इन वाक्यों में, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। मतलब कि ये जो बोलने का काम या उठने का काम या कहने का काम जो है किस ढंग से हुआ, क्रिया कैसे हुई, मतलब काम कैसे हुआ। जैसे केशव ने कहा तो कैसे कहा, झुंझलाकर कहा। केशव बोला तो कैसे बोला, रोनी सूरत बनाकर। ऐसे उठा तो कैसे उठा, घबरा कर उठा, लाइक दैट। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि वे अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। तो जो वर्ब है उससे इमीडिएट पहले जो है एडवर्ब आते हैं। तो क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, तो ये क्रिया से एकदम पहले आते हैं। अब
तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो आप इन क्रिया विशेषणों के अपने वाक्य बना सकते हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है, मीन्स पंक्चुएशन मार्क्स। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर मैंने लगाए हैं, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। तो यहाँ पे आप पूर्ण विराम लगाएंगे, मीन्स फुल स्टॉप। 11 बज चुके थे, अगेन पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। तो इसके बाद फिर पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, इसके आगे आप डैश डाल सकते हो छोटा सा, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। खोमचे वाले, तो ये एड्रेसिंग है, तो इसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मतलब इसमें आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद कॉमा क्लोज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। उसके बाद खोमचे वाला, तो अब खोमचे वाला कह रहा है तो आगे आप डैश लगाएंगे, फिर आप उसकी स्टेटमेंट से पहले आप इन्वर्टेड कॉमास बिगिन करेंगे। कहिए क्या दूं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। भूख लगाई ना, तो उसके बाद फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, कॉमा, हमारा आपका नहीं, तो हमारा आपका के बीच में हाइफन डालेंगे। उसके बाद पूर्ण विराम एंड कॉमास क्लोज्ड। उसके बाद अब अगली स्टेटमेंट पंडित जी की है, तो उन्होंने बिगिनिंग में ही हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, तो मैंने भी यहाँ लगाए हैं। और वो क्या कह रहे हैं, मोटे राम, तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो मतलब इसमें आदि बोधक। अबे क्या कहता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, उसके बाद फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम। चाहें तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, उसके बाद फिर पूर्ण विराम। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि ज़रा अपनी कुप्पी मुझे दे के बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे। देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, उसके बाद प्रश्न चिन्ह। मुझे भय होता है, तो उसके बाद फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम एंड देन कॉमास क्लोज्ड। So that's all for the day. We'll meet soon with the next lesson. Okay then, bye bye. Take care.